कैसे हैं आप सब लोग? कर्नाटक से भी बच्चे आए हैं, जम्मू कश्मीर से भी लोग आए हैं। सबसे पहली बात तो डेडिकेशन है आप सब लोगों का, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सिलेक्शन के बाद में ऐसा होता है कि ठीक है कंफर्ट जोन है, नहीं भी जाएंगे तो क्या होगा। जब आप यहाँ आ जाते हैं तो ये दर्शाता है कि आपका और हमारे बीच का लगाव सच में कितना है और हम आपके लिए कितना मायना रखते हैं। ये भी हमको महसूस सम्मान समारोह में ही होता है। और अभी हम वो जो महसूस कर पा रहे हैं वो सब आपकी वजह से महसूस कर पा रहे हैं, उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। और दूसरा, मैं उन सभी लोगों के चरण स्पर्श करूंगा यहाँ पर जो भी आपके फैमिली मेंबर्स आए हैं, जो भी सीनियर्स हैं मुझसे या छोटे हैं, तो उन सबको नमस्ते। मैंने देखा अभी एक छोटा सा बच्चा भी था यहाँ, अभी कहीं खो गया है वो, तो वो किसी के साथ में आया होगा, उसे तुम अपने मतलब ऐसे गायब, हाँ 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 वही है। ठीक है, कल को ये भी भर्ती होगा। अब अगर हम आज बात करें सम्मान समारोह में, हमारा जो मुख्य मकसद होता है वो होता है कि भाई आप सब लोगों का जो प्राइड है वो बना रहे, आप ये महसूस भी कर पाओ कि आपने कुछ प्राप्त किया है। क्योंकि आप सबकी जर्नी अलग अलग है। बहुत सारी जर्नी ऐसी भी होंगी कि बोलते ना कि बहुत सारे बच्चे संकोची होते हैं जो कह भी नहीं पाता। इसी एसएससी जीडी की एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूँ, और मैंने क्लास में भी जिक्र किया था एक बार। उसके पिताजी को जाना पड़ा इस दुनिया से, और उसने बोला कि मेरे पिताजी जहाँ काम करते थे, तो जिनके यहाँ वो जेसीबी या ट्रैक्टर चलाते थे, उन्होंने मेरे पिताजी का ट्रीटमेंट नहीं करवाया, और अगर ट्रीटमेंट करवा देते मेरे पिताजी का तो बच जाते। दरअसल में वो जेसीबी जिस जेसीबी को चलाते थे उसी के नीचे आए थे। वो क्या कारण रहे पता नहीं। तो उसने बताया कि अब हमारे घर जो चलता है वो 500 रुपये की जो पेंशन आती है उससे चलता है, और कोई भी रिलेटिव हमें पैसा नहीं भेजता। तो मैं उसे पूछ रहा था मतलब कि यार 500 रुपये में घर कैसे चल सकता है। अब हम भी उसी पृष्ठभूमि से हैं, लेकिन इतने खराब हालात कि 500 रुपये में भी घर चल सकता है क्या। तो उसने बताया कि भैया पिछले 2.5 महीने से हमारे घर सब्जी नहीं बनी है, मतलब सिर्फ रोटी बन रही है, और सिर्फ रोटी ही हम खाते हैं, चाहे नमक से खाएं या कैसे भी खाएं। सब्जी 2.5 महीने से नहीं खाई है। और 3 भाई बहन थे। मैं चाहता था कि वो यहाँ मिले, लेकिन किसी वजह से नहीं आ पाया है। तो मैंने उससे बोला था कि भाई जो भी हम कुछ कर पाएंगे आप समझना। मैंने उसे एक प्रॉमिस किया कि ठीक है तुम अपनी चीज़ें कंटिन्यू करना, मैं तुम्हें कुछ पैसे भेजूंगा, बाकी पढ़ाई वढ़ाई के लिए जो भी तुम कर पाओ तो वो कोर्सेज वगैरह मिल जाएंगे। इतना खुददार बच्चा कि ये कह के गया ठीक है जब मुझे ज़रूरत होगी। उसने मुझसे पैसे नहीं मांगे, कभी लिए ही नहीं। उसी तरीके से अपना सर्वाइवल किया, और आज आपके साथ में वो भी सीआईएसएफ में सेलेक्ट हुआ है। तो इस चैनल की जो जर्नी रही या आप लोगों से जो भी भावनात्मक जुड़ाव है, उसका कारण यही था कि हम लोगों ने मतलब अमीरों को टारगेट नहीं किया। टारगेट नहीं का मतलब उन्हें प्रश्रय नहीं देना था, उन्हें सुविधाएं देने का कोई अर्थ नहीं था। वो लोग जुड़े तो अलग बात थी। ध्येय यही था कि निम्न वर्ग और मध्य वर्ग का बच्चा जुड़ पाए। आज आप देखोगे आरडब्ल्यूए के जो स्टूडेंट्स हैं वो अमीरों के बच्चे बेशक सफलता के बाद हो गए हैं, लेकिन शुरुआती दौर पर इसके जो बच्चे इससे जुड़े थे वो ग्रामीण परिवेश के निम्न और मध्यम वर्ग के परिवार के। मैं कहूँ तो निम्न वर्ग कहना ज़्यादा सही होगा। यही वो चैनल था, या मैं ये कहूँ कि जिस चैनल को आप सब लोगों ने परिवार बनाया। तो उसके परिवार बनने का कारण ये था कि जब इस देश में कोर्सेज की फीस, आप शायद में आप में से बहुत सारे नए छात्र होंगे, मैं आपको 5 साल पहले का सिनेरियो बता दूं तो 5 साल पहले 5,000 से कम फीस नहीं होती थी। आज हिंदुस्तान में जो ये कोर्सेज की फीस है एनालिसिस करना, वो आरडब्ल्यूए ने कम की है। इस देश में जो कोर्सेज, दूसरी बात, आज यूट्यूब पे जो डेडिकेटेड लोग पढ़ाने लगे हैं सब लोग, इसकी शुरुआत आरडब्ल्यूए ने की है। मतलब लोग मजबूर हो गए हैं। लोग ये बोल रहे हैं कि ठीक है तुम्हारा मतलब ये कंपैरिजन हो जाएगा, वो नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी आप में से कई साथियों ने खड़े होकर बोला कि हमने कोर्स भी नहीं खरीदा और फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस से हमारा सिलेक्शन हो गया। तो बच्चा क्यों ही पैसा खर्च करेगा, फिर कोई अर्थ ही नहीं बनता। और फिर आपकी सबकी जर्नी रही होगी एक। लेकिन मैं हमेशा यही बोलता हूँ, ये शायद हम लगभग 20वां प्रोग्राम कर रहे होंगे ऐसा। तो मेरा हमेशा मैसेज यही होता है कि सर ने, जो अंकित भाटी सर ने सपना देखा कि भाई हम एक गरीब से गरीब घर तक एजुकेशन को पहुंचाएंगे। बच्चे के पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं भी हैं, लेकिन उसके अंदर वो हौसला जुनून है कि वो अपनी चीज़ों को दिशा दे सकता है, तो हम उसको एक माध्यम जरूर देंगे। और वो शायद आज घर घर तक एजुकेशन पहुंच चुकी है।
2 करोड़ प्रतियोगी छात्र होने का मतलब, क्योंकि प्रतियोगी छात्र का मतलब भी क्या है, अगर हम मेजरली बात करें तो 18 से और 28 के बीच का बच्चा, उसमें भी ज़्यादातर 18 से 25 के बीच का ही होता है। तो इतनी उम्र वर्ग के अगर 2 करोड़ बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, तो मेरा मानना यह है कि संपूर्ण देश का प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाला हर बच्चा जुड़ा हुआ है। और जब संपूर्ण देश के इतने बच्चे जुड़े हुए हैं, उन बच्चों में से कुछ आप बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, तो आप विशेष हैं ही। और विशेष आप तब बन जाते हैं कि लोगों ने बोला कि भाई 160 कुछ 160 मार्क्स का आपका एग्जाम था, 160। मैं बस बुलाना चाहूँगा, देखो मतलब इसमें कंपैरिजन नहीं है, मेरे दिल की बात है। जैसे कि आप ये सोचोगे कि भाई ऑल इंडिया रैंक 1 शाहरुख खान सब जानते होंगे, और ऑल इंडिया रैंक 1 रिजवाना। लगभग मतलब शाहरुख का स्कोर जो रहा 155 के आसपास रहा, लेकिन एक लड़के ने कमाल ही कर दिया। 160 में से 160, गुंजाइश ही नहीं छोड़ी कोई, ना एनसीसी ना रिलैक्सेशन, उसके पास ऑप्शन था 80 क्वेश्चन करने का और 80 में से 80 ठीक किए। मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि यार क्या पोटेंशियल रहा होगा कि अपनी तैयारी में इतनी सी भी कमी नहीं आने दी। अब चूंकि आप सब लोगों को गाइड आगे के लिए भी करना है कि भाई फ्यूचर में आप में से बहुत सारे लोग आगे जाएंगे, बहुत सारे लोग अपनी जर्नी को यहीं रोक देंगे, उन्हें लगेगा ठीक है अब तो मतलब सैलरी आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो चीजें आसान हो गई थोड़ी। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अपने मैक्सिमम पे आप लोग जाना, जितना शीर्ष पर आप पहुंच सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपको लगता होगा कि भाई आप एक औसत छात्र हैं और अभी आप किसी ग्रुप डी स्तर की परीक्षा के लिए सेलेक्ट हुए हैं, तो कल आप ग्रुप ए की परीक्षा के लिए सेलेक्ट नहीं हो सकते। जैसे आप यहाँ पर हुए हैं यही जर्नी आगे रखना, चीज़ों को सीखना, तो आप कल, मैं ये कहता हूँ अगर आप सबके अंदर हौसला होगा तो आप सब अधिकारी हो जाएंगे कहीं ना कहीं। लेकिन उस हौसले की जरूरत होगी, अब से पहले भी लोगों ने किया है, टॉपर्स भी नहीं कर पाते हैं अपने। अगर मैं बात करूं स्कूलिंग में बहुत अच्छे मार्क्स लाने वाले भी बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाते हैं, लेकिन औसत भी बहुत सफल हो जाते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। और कोई एक ऐसा अपना एक ध्येय चुन लें, क्योंकि जीवन में अगर टारगेट नहीं है, क्योंकि अभी तक आप किसके सहारे जिए हैं, टारगेट के सहारे कुछ था, तो एक टारगेट हमेशा रखना आगे भी कि अभी मुझे ये चीज़ अचीव करनी है और ये बाकी। और एक भाई होने के नाते सलाह यही है कि जब मंथली सैलरी आए तो उसके बाद का संतुलन बड़ा महत्वपूर्ण है। आप पर आपका जो परिवेश है, आपके जितने भी साथी होंगे जो आपके साथ में मंथली सैलरी पाएंगे, तो हमारे और बाकी सबके सैलरी एक कैडर में सबकी बराबर आएगी, लेकिन हम लाइफ स्टाइल से बड़ा प्रभावित होते हैं लोगों से। हम देखेंगे यार मुझे भी 50,000 रुपये मिलते हैं और इस बच्चे को भी 50,000 रुपये मिलते हैं, ये तो बढ़िया पहनता है, बढ़िया लाइफ जीता, पार्टी वार्टी करता है, और हम कुछ कर ही नहीं पाते। तो उसको देख के कंपैरिजन नहीं करना। आपके हालात आप जानते हैं, शायद उसके ऊपर डिपेंडेंसी ना हो, कोई निर्भर ही ना करता हो, उसको अकेले का अपना अकेले का जीवन चलाना है, उसका घर डेवलप हो। तो एक तो आप किसी के साथ में तुलना मत करना कि भाई ये कोई किसी तरह का जीवन जीता है उसी नौकरी में, तो मैं भी ऐसा ही जीवन जीऊंगा। पहली बात तो ये, इसी के लिए मतलब आप पंचतंत्र किसने लिखी है जरा बताओ रहे लोग? विष्णु शर्मा। विश्व में कौन से नंबर की बिकने वाली किताब है? विश्व में कौन से स्थान पर आती है सेलिंग में? कौन बता सकता है, हाथ उठाओ। कितने पे आती है? दूसरे पे। पहले पे कौन सी आती है? बाइबल आती है। तो वो दुनिया की मतलब दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है। तो उसमें एक मतलब पंक्ति है, उसमें नैतिक सी कहानियां बताई गई हैं आपके जीवन के लिए, और बड़ी मतलब अच्छी कहानियां हैं, छोटी कक्षाओं में पढ़ाई जाती हैं। तो उसमें एक कहानी कही गई है कि जो संपत्ति में भी सरल हो, महसूस करना इस बात को, जो संपत्ति में भी सरल हो। संपत्ति का मतलब जब उसके पास कोई अभाव नहीं है, उसके पास चीजें हैं और वो तब भी एक सरल जीवन जीता है। और जो विपत्ति में भी अविकल हो, विपत्ति में भी अविकल का मतलब विचलित ना हो, वही महान होता है। तो संपत्ति में सरल रहना है और विपत्ति में अविकल रहना है। और कभी भी मतलब आपके सामने परिस्थितियां आपने यार अब तक झेली हैं, तो मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ ने सब कुछ झेला ही होगा, देखा होगा उन्होंने आपका इकोनॉमिक कंडीशंस को भी, आर्थिक हालात विषम सम जैसे भी होते हैं, तो वो आपको जीवन में खुद ही फेस करने हैं अपनी आगे आने वाले समय को। और बाकी तो आप सेना का हिस्सा बने, पैरामिलिट्री फोर्सेस का हिस्सा बने, एसएसएफ वालों के पूरे मज़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से अच्छे की पढ़ाई हो जाएगी।
लेकिन अभी आप लोगों को एक बात बताई जाएगी कि अभी यूपी पुलिस आने वाला होगा। आप में से कितने लोगों का यूपी पुलिस का रिटर्न क्वालिफाइड है? अरे वाह, सारे लोगों का क्वालिफाइड है। अच्छा हाथ नीचे करो, ये तो गलत पूछ लिया क्वेश्चन। ये बताओ कितने लोगों का यूपी पुलिस देने के बावजूद भी क्वालिफाइड नहीं है? ऐसा कौन है? ऐसे चुनिंदा है। चलो ठीक है, तुम तो मतलब अगली रेस में शामिल होगे या नहीं भी होगे तो तुम्हारे पास उससे बेहतर एक जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। स्टेट से कंपैरिजन करें अगर तो अच्छा ही है, नुकसान कोई नहीं है। यार तुमने कमाल कर दिया, मतलब इतने सारे हाथ उठा के। ये सर अभी ये भैया साहब पवन सर की टीम तैयार हो रही है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हम लोग तो ये सोच रहे थे, मैंने सर यूपी पुलिस के बारे में ऐसा हुआ, यूपी पुलिस का जो रिजल्ट आया तो ये तो गवाह हैं इतने हाथ। तो ऐसा हुआ था यूपी पुलिस में सर, जो फॉर्म थे ना वो लगभग शुरुआती दौर में, मतलब ऐसे समझो तुम 50 लाख से ऊपर थे, 50 लाख से ऊपर। अब 50 लाख में से सफल कितने होने फाइनली? 60,000, 60,000। असफल कितने होंगे? लगभग 49 लाख। पेपर दिया मान के चलो 40 लाख ने, 35 लाख ने, मतलब 30-35 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो सेलेक्ट नहीं होंगे। सबने क्या माहौल बनाया था भाई, जो सफल नहीं होंगे वो बड़ा है ना, तो ऐसे फिर लोग एक दूसरे पे छींटा कसी करते हैं। बोले इनका पढ़ाया हुआ आया, इनका नहीं आया, इनका नहीं आया, इनका आया। तो जो आया नहीं आया उसका जो जवाब है वो सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शंस देते हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर, क्या बात है भैया, क्या बात है। अगर आप नहीं होते ना, मतलब आप सेलेक्टेड स्टूडेंट नहीं होते तो हमारी मेहनत का मतलब आईना ही नहीं होता, हम कह ही नहीं पाते किसी से। अभी तो लोग इसलिए मतलब किसी का भी प्रत्युत्तर दे सकते हैं कि आपको पता भी है सिलेक्शंस कितने होते हैं वहां से। अगर सरकार सही तरीके से सही मायने में जितने रोजगार देने की बात करती है उतने रोजगार दे दे तो उन रोजगार में से सबसे ज्यादा रोजगार विद अंकित से हो। तो ये सब जो हम पूरा कर पाते हैं ना, ये आपकी मेहनत की वजह से है। ऐसा नहीं यार, क्योंकि गाइडेंस तो हम सभी को देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि उस गाइडेंस को मानेगा कौन। सब मानते भी तो नहीं, अपना भी तो दिल होता है सबका। तो मैं उसी दिल की बात बता रहा हूँ कि उसमें एक संतुलन बनाना है आपको आने वाली इस समय में, अपने ट्रेनिंग टाइम पे, और मतलब एक महान व्यक्तित्व की ओर चलो। क्योंकि आपको एक बात पता होना चाहिए, आप कभी इस बात का कोई घमंड मत करना कि आपको सैलरी इतनी आ रही है, मेरी एसएसएफ में इतनी सैलरी आती है, क्योंकि पैसे सब कुछ नहीं होता। आपको ये पार्ट बड़ी यंग एज में सिखाया जाता है कि पैसे से सब कुछ हो जाता है। पैसे से सब कुछ होता तो सलमान खान के पास भी घरवाली होती, तो सब कुछ नहीं होता। रेखा के पास घरवाला होता, सामंता का तलाक नहीं होता, हार्दिक पांड्या का तलाक नहीं होता। तो ये बात समझो, पैसे से सब कुछ नहीं मिलता। सब कुछ कम मिलेगा जब आपको अपने लिए सेटिस्फैक्शन होगा। अगर आपको सेटिस्फैक्शन है अपनी इस जॉब में, क्योंकि सेना का ये जो काम है, मैं ये कहता हूं कि इस देश में प्रत्येक व्यक्ति अपनी सेवा के लिए, जो सेवार्थ व्यक्ति है उसका देश के अगर तरक्की की हम बात करें उसमें योगदान है उसका। किसी का दिखता, किसी का नहीं दिखता। प्राइवेट जॉब वालों का भी है, सरकारी नौकरी वालों का भी है, सबका है। लेकिन इसमें जो योगदान है, जो सेना का योगदान है, वो सबसे विशेष है। उसके लिए सैल्यूट है तुमको। इससे बड़ा कोई योगदान, मैं एक भाई से कह रहा था सर क्लास में अपनी में, तो उसका वो समीक्षा अधिकारी बना था यूपी में ही, पिछले वाले में। अच्छा, हाँ क्या बात है भैया। तो उसने बोला भैया एक बात बताओ, समीक्षा अधिकारी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब, क्योंकि हमारी इनिशियल स्टेज थी, शुरुआत थी, मैं 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ, वो यूपीएसआई में भी सेलेक्ट थे और फिर समीक्षा अधिकारी हुए। तो उन्होंने मुझसे बोला कि एक बात बताओ, आपकी नज़र में मैं सम्मान चाह रहा हूँ तो मैं कौन से पद को प्राप्त कर लूँ? मैंने कहा भाई सेना में जाना पड़ेगा। सेना में जाना पड़ेगा। क्या बात है, अरे वाह क्या बात है भैया। हमारे लिए सबका है, लेकिन एक बोलते ना कि भाई दुनिया में भाई का भी सम्मान है, माँ का भी सम्मान है, आपका रिश्तेदारों का भी सम्मान है, किसी किसी को तो पत्नी का बहुत सम्मान है, कोई पति का बहुत सम्मान है। लेकिन भैया दुनिया में सबसे, मैं तो ये मानता हूं, दुनिया में सबसे बड़ी निधि हमारी पत्नी ही है। पत्नी से बड़ी निधि कोई नहीं होती इस दुनिया में। मैं ये नहीं बता रहा,
मतलब जिनको नहीं पता उन्हें फिर गड़बड़ हो जाएगी ना, जिन्हें नहीं पता। पवन सर को बता दिया अंकित सर ने। अच्छा। तो मतलब कहने की बात यह है कि माँ बाप विशेष क्यों हैं, आपको ये सोचना है। विशेष इसलिए हैं क्योंकि वो एक ऐसा रिश्ता है जिसे आप दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते। आप माँ किसी और को नहीं बना सकते भाई, आप पिता किसी और को नहीं बना सकते, गुरु आप किसी को बना सकते हो, इसीलिए गुरु तीसरे पर है। जीवन निर्माण का कार्य गुरु का, इसलिए माता पिता के बाद में गुरु है, क्योंकि गुरु अधिक हो सकते हैं, माता पिता अधिक नहीं हो सकते, एक से अधिक नहीं हो सकते। दोस्त आप चाहे जितने बना लो, ठीक है, भाई कितने बना लो आप, ऐसा नहीं है पेट वाला भाई। तो तुमने देखा ना, लोग झगड़ा भी कर देते हैं, छोटे छोटे कोने के लिए लड़ जाते हैं, इतने कोने से प्लॉट के लिए, जमीन के लिए लड़ जाएंगे, पैसे के लिए लड़ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपनी सारी चीजों की समीक्षा करना, हमेशा एनालिसिस करना, आप जो काम करने वाले हो उस काम को ये देखना कि ये काम मेरे जीवन में महत्व का है या नहीं है। क्योंकि भाई आपने बहुत मेहनत से प्राप्त किया है जो आज आपको मिला है, मतलब उसका गर्व हम लोग महसूस कर पा रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। बाकी तुम जवान तो हो ही सारे, और जवान होने की बात ही अलग है, वो जवान ही नहीं कह रहा हूँ मैं जवान होने की बात कर रहा हूँ, सेना के जवान। और क्योंकि सेना के जवान में पोटेंशियल इतना होता है कि आप कभी लद्दाख जाओगे ना घूमने, तो लेह से लद्दाख वाले रास्ते पर बोर्ड लगा रखा है इंडियन आर्मी ने बोर्ड लगा के वहाँ ये लिख रखा है, ए खुदा मेरे दुश्मनों पर थोड़ा सा रहम रखना, क्योंकि हम तो रखेंगे नहीं। तो जवानों की बात तो ऐसी होती है कि वो हर स्थिति से, परिस्थिति से टकरा जाते हैं और अपने जीवन को भी महत्व नहीं देते हैं। ऐसे ही आप भी नेशन की सर्विस करें आगे जाके बहुत अच्छे से, और खुद को जितना शीर्ष पे आप पहुंचा सकते हो उतने शीर्ष पे पहुंचाएं। और मैं नहीं थकता, मेरा काम यही है, मैं नहीं, थकना नहीं है कभी भी। आप स्टूडेंट हैं, आप जॉब करें, घर की परिस्थितियों को संभालें, जो भी आपका टारगेट है, उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव जो आप प्राप्त करना चाहते हो, उसमें बस एक ही बात लाइन याद रखना कि मैं नहीं थकता, मेरा काम यही है। लेकिन तुम्हें इतने प्यार का करना क्या होता है? मैं नहीं थकता, मेरा काम यही है, लेकिन तुम्हें इतने प्यार का करना क्या होता है? क्या होता है? और मौत तो मेरी मुट्ठी में रहती है, उसकी खातिर मैं इससे भी आगे जा सकता हूँ, ये मरना क्या होता है? क्या है? ये देश के लिए है, और देश के लिए ये भाव तुम्हारे अंदर अगर नहीं भी होंगे तो ट्रेनिंग के बाद में पैदा हो जाएंगे खुद ही। ठीक है, नमस्ते, थैंक यू, सैल्यूट।